कहानी की शुरुआत एक लड़के के साथ होती है जिसका नाम शॉन है। वो एक ऑटिस्टिक सर्जन है जिसे 7th सिंड्रोम है, जो कैस्पर वायोमिंग के एक छोटे शहर से आया है। वो किसी को अपनी बातें ठीक तरह से समझा नहीं पाता, लेकिन 7th सिंड्रोम की वजह से उसमें कुछ खास काबिलियत है। उसकी लगभग फोटोग्राफिक मेमोरी है और वो छोटे छोटे डिटेल्स और चेंजेस को फौरन नोटिस कर लेता है। ये सारी चीजें उसे एक बेहतरीन सर्जन बनाने में बहुत मदद करती हैं। एक मशहूर हॉस्पिटल में आज उसका इंटरव्यू है। सुबह सुबह वो अपना सामान लेकर घर से बाहर निकलता है। रास्ते में जब वो फुटबॉल के ग्राउंड से गुजरता है तो उसके बचपन की यादें ताज़ा हो जाती हैं। एक वक्त था जब दूसरे बच्चे उसे बहुत परेशान किया करते थे, लेकिन हर बार उसका छोटा भाई दौड़कर उसे बचाने के लिए आ जाता था। इसके बाद शॉन एक फ्लाइट लेकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचता है। एयरपोर्ट की भीड़भाड़ उसे बहुत नर्वस कर देती है। वो अनजाने में अपने साथ लाया हुआ एक टॉय स्कैल्पल, जो कि एक रुमाल में लिपटा होता है, उसे बाहर निकालता है। तभी अचानक एक बिलबोर्ड टूटकर नीचे गिरता है। टूटे हुए कांच के बहुत सारे टुकड़े एक लड़के पर ऐसे गिरते हैं जैसे तेज चाकुओं की बारिश हो रही हो। वो लड़का फौरन बेहोश हो जाता है। उसके माता पिता घबरा जाते हैं और जल्दी से मदद के लिए आवाज लगाते हैं। उसी वक्त एक आदमी आगे आता है जो खुद को डॉक्टर बताता है। वो लड़के के जख्मों को एक साफ कपड़े से ढक देता है। तभी भीड़ में से एक आवाज आती है, तुम उसे मार रहे हो, वो अभी बच्चा है और उसकी कैरोटिड आर्टरी थोड़ी ऊपर होनी चाहिए। तुम उसकी ट्रेचिया को दबा रहे हो और उसे सांस नहीं आ रही है। ट्रेचिया सांस की नली को कहा जाता है। दरअसल हमारी गर्दन के दोनों तरफ दो बड़े ब्लड वेसल्स होते हैं जिसे कैरोटिड आर्टरी कहते हैं। यही ब्लड वेसल्स हमारे ब्रेन और सिर को खून भेजने का काम किया करते हैं। ये कहते हुए शॉन आगे बढ़ता है और डॉक्टर का हाथ थोड़ा ऊपर कर देता है। बच्चा फौरन सांस लेने लगता है। फिर शॉन जल्दी से बच्चे के शरीर को चेक करता है और देखता है कि उसके सीने में एक कांच का टुकड़ा फंसा हुआ है। लेकिन शॉन बड़े आराम से कहता है, बस एक कांच का टुकड़ा है, वो ठीक हो जाएगा। ये सुनकर डॉक्टर उसे हैरानी भरी नजरों से देखता है और उससे पूछता है, तुम कौन हो? शॉन जवाब देता है, मैं डॉक्टर शॉन मर्फी हूँ और मैं सेंट बोनावेंचर हॉस्पिटल में सर्जिकल रेसिडेंट हूँ। शॉन की नजर बच्चे के हाथ पर जाती है और उसे दिखता है कि उसकी नसें उभरी हुई हैं। फिर वो एक बार उसके सीने को देखता है और उसके दिमाग में इंसानी शरीर का पूरा स्ट्रक्चर एकदम साफ नजर आने लगता है। शॉन को अंदाजा होता है कि बच्चे के सीने पर दबाव पड़ रहा है, लेकिन दूसरा डॉक्टर फौरन मना कर देता है और कहता है नहीं, उसका सीना ऊपर नीचे आराम से हो रहा है। शॉन समझाता है कि बच्चे का सीना सामान्य तरीके से नहीं हिल रहा है और उसके बाएं फेफड़े में चोट होनी चाहिए। ये न्यूमोथोरैक्स के सिम्टम है और इसे फौरन सर्जरी की जरूरत है। न्यूमोथोरैक्स एक ऐसी सिचुएशन होती है जब हवा लंग्स और चेस्ट की दीवार के बीच जमा हो जाती है। शॉन डॉक्टर से कहता है, तैयार हो जाओ, इसे आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देने की जरूरत है, उसकी सांसें रुकने वाली हैं, मैं अभी आता हूँ। इसके बाद शॉन भागकर एयरपोर्ट सिक्योरिटी के पास जाता है और उनसे एक चाकू मांगता है, क्योंकि शॉन ऑटिस्टिक है और अपनी बात ठीक तरह से समझा नहीं पाता। सिक्योरिटी गार्ड उसकी बात नहीं समझ पाते और उसे मना कर देते हैं। इसके बाद शॉन खुद चाकू उठाता है और भागने लगता है, लेकिन वो ज्यादा दूर नहीं जा पाता। किस्मत से बच्चे की माँ वक्त पर पहुंच जाती है और गार्ड्स को सारी सिचुएशन समझा देती है। 5 मिनट बाद बच्चा सांस नहीं ले पा रहा होता और दूसरा डॉक्टर उसे आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन दे रहा होता है। आखिरकार शॉन को वो सब कुछ मिल जाता है जिसकी उसे जरूरत थी, एक चाकू, एक ट्यूब, टेप और 2 बोतल विस्की की। वो फौरन बच्चे पर थैरोसिक सर्जरी शुरू कर देता है। शॉन पहले बच्चे के सीने पर चाकू और ट्यूब रखता है और उस पर विस्की डालता है। विस्की 43 डिग्री टेम्परेचर की होती है, जिससे टूल्स और सीने पर काटने की जगह एक साथ स्टेरिलाइज हो जाते हैं। वो चाकू से ट्यूब को 2 हिस्सों में काटता है और उसे एक बोतल में डालकर टेप से सील कर देता है। शॉन ने पहले ही ऑपरेशन का पर्पस समझ लिया है। उसे फेफड़े के चारों तरफ से हवा को बाहर निकालना है ताकि फेफड़े फिर से काम करना शुरू कर सके। शॉन सर्जरी शुरू कर देता है। बच्चे के माता पिता डर के मारे देखने की हिम्मत नहीं कर पाते, जबकि दूसरा डॉक्टर शॉन को हैरानी भरी नजरों से देखता रहता है। ऑपरेशन अच्छे से चल रहा होता है। शॉन धीरे से ट्यूब को बच्चे के शरीर में डालता है और फिर बोतल को ऊपर उठाता है, जिससे विस्की में बुलबुले उठने लगते हैं। डॉक्टर से रहा नहीं जाता। वो पूछता है, इस बॉटल का क्या काम है? शॉन समझाता है कि ये ट्यूब बच्चे के फेफड़ों से हवा बाहर निकाल देगी जब तक कि घाव ठीक नहीं हो जाता, और बोतल में मौजूद लिक्विड हवा को वापस अंदर जाने से रोकेगा। शॉन का बनाया हुआ 1 वे वॉल्व काम करने लगता है और बच्चा फिर से सांस लेना शुरू कर देता है। बच्चे के माता पिता खुशी से रोने लगते हैं और भीड़ तालियां बजाने लगती है। ये पहली बार था जब शॉन ने किसी की जान बचाई थी। इसी पल में उसकी जिंदगी का नया सफर शुरू होता है, एक ऐसा सफर जिसमें वो लोगों की जान बचाता है और एक महान डॉक्टर बनता है।
उसी समय सेंट बोनावेंचर हॉस्पिटल की बोर्ड मीटिंग में ये बहस चल रही होती है कि शॉन को हॉस्पिटल में शामिल किया जाए या नहीं। मार्कस, जो हॉस्पिटल के डायरेक्टर ऑफ सर्जरी हैं, शॉन को अपने डिपार्टमेंट में शामिल होने से मना करते हैं क्योंकि शॉन को ऑटिज्म है। लेकिन हॉस्पिटल डायरेक्टर एरन ग्लासमैन कहते हैं, मैं मानता हूँ कि शॉन को ऑटिज्म है, लेकिन वो अपना ख्याल खुद रख सकता है। उसके पास 7th सिंड्रोम है, जिससे उसकी मेडिकल स्किल्स और स्पैटियल इंटेलिजेंस बेहतरीन है। उसका देखने और चीजों को समझने का नजरिया आम लोगों से अलग है, जो कि एक बहुत ही अनोखी चीज है। एक सर्जन के लिए ये काबिलियत एक बड़ा एडवांटेज साबित हो सकती है। जब से शॉन 14 साल का था, तब से एरॉन शॉन के मेंटोर और अच्छे दोस्त रहे हैं। उन्हें अच्छे से पता है कि शॉन कितना काबिल है और एक शानदार डॉक्टर बन सकता है। इस बीच शॉन एम्बुलेंस के साथ सेंट बोनावेंचर हॉस्पिटल की ओर जा रहा होता है। अचानक उसे बच्चे के इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में कुछ गड़बड़ी दिखाई देती है। वो फौरन पैरामेडिक टीम को इसके बारे में बताता है, लेकिन पैरामेडिक टीम शॉन की बात को सीरियसली नहीं लेते। जल्दी ही वो लोग हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। शॉन फिर से जोर देकर कहता है कि बच्चे का इकोकार्डियोग्राम किया जाना चाहिए, लेकिन क्लेयर देखती है कि बच्चे के दिल की धड़कन नॉर्मल है और उसे ये टेस्ट करना जरूरी नहीं लगता। फिर वो शॉन को शांत रहने की हिदायत देती है और कहती है कि अगर वो परेशान करेगा तो उसे बाहर निकाल दिया जाएगा। इस पर सिक्योरिटी गार्ड्स उसे एक परेशान करने वाला समझकर अस्पताल से बाहर फेंक देते हैं। शॉन दूसरी एंट्री से अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड उसकी हर चाल को पहले से ही भांप लेते हैं और हर बार उससे एक कदम आगे पहुंच जाते हैं। बेबस होकर शॉन अस्पताल के बाहर बरसती हुई बारिश को देखता है और उसे एक पुरानी दुख भरी बरसात की रात याद आती है जब वो बच्चा था। उस वक्त उसे कई स्कूलों ने ऑटिज्म की वजह से रिजेक्ट कर दिया था। गुस्से में उसके पिता ने उसे मारा था और उसके प्यारे खरगोश को दीवार पर फेंक दिया था। शॉन और उसके भाई ने अपने खरगोश को उठाया और डॉक्टर ग्लासमैन के पास ले गए, जो अब सेंट बोनावेंचर हॉस्पिटल के डायरेक्टर बन चुके हैं। उधर ऑपरेटिंग रूम में बच्चे की सर्जरी शुरू हो चुकी है। डॉक्टर नील शॉन के बनाए गए 1 वे वॉल्व से बहुत इम्प्रेस होता है। हालांकि क्लेयर ने शॉन की सलाह को पहले नजरअंदाज किया था, फिर भी वो डॉक्टर नील से कहती है कि शायद बच्चे का इकोकार्डियोग्राम करवा लेना चाहिए। जल्दी ही ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर नील को कुछ अजीब बातें दिखाई देती हैं और वो क्लेयर से पूछता है कि उसने इकोकार्डियोग्राम करवाने का सुझाव क्यों दिया। फिर वो एक असिस्टेंट को इकोकार्डियोग्राम करवाने के लिए कहता है और शॉन को ढूंढने के लिए बाहर की ओर निकलता है। शॉन, जो बहुत नर्वस है, अपनी बात को ठीक से कह नहीं पाता। क्लेयर की मदद से वो धीरे धीरे 2 शब्द बोलता है, पेरिकार्डियल इफ्यूजन। लेकिन फिर नील को कॉल आता है तो पता चलता है कि बच्चे का इकोकार्डियोग्राम नॉर्मल है और वो वापस ऑपरेशन रूम की ओर भागता है। क्लेयर शॉन को ऑपरेशन रूम के बाहर ले जाकर इकोकार्डियोग्राम के रिजल्ट्स दिखाती है। कई बार दोहराने के बाद शॉन को राइट एट्रियम यानी कि दिल के ऊपरी दाएं हिस्से में कुछ परेशानी दिखाई देती है। नील कहता है कि पेरिकार्डियल इफ्यूजन नहीं होना चाहिए, लेकिन क्लेयर सोचती है कि ऐसा आमतौर पर नहीं होता है, लेकिन इस केस में ये पॉसिबल भी है। पेरिकार्डियल इफ्यूजन एक सिचुएशन होती है जब दिल के आसपास की जगह में एक्स्ट्रा फ्लूइड जमा हो जाता है। अगर ये फ्लूइड और ज्यादा जमा हो जाए तो ये दिल पर दबाव डाल सकता है। इससे दिल का सामान्य तरीके से धड़कना बंद हो सकता है। इसका सोल्यूशन यही है कि पेरिकार्डियल इफ्यूजन के जरिए एक्स्ट्रा फ्लूइड को बाहर निकाला जाए। क्लेयर बताती है कि बच्चे को टूटे हुए कांच की वजह से कई जगह कट लगे हैं और उसकी कैरोटिड आर्टरी भी कट गई है। अगर कांच का टुकड़ा उसकी नसों में गया हो तो वो फ्लो होकर सुपीरियर वेना कावा तक जा सकता है और उसे छेद सकता है, जिसकी वजह से खून दिल के पिछले हिस्से से बाहर निकल सकता है, जो दिल के आसपास इकट्ठा हो गया है, जिससे दिल की नॉर्मल फंक्शनिंग पर असर पड़ता है। और इसी को ठीक करने के लिए पेरिकार्डियल इफ्यूजन किया जाता है। नील क्लेयर की बात को मान लेता है और क्लेयर राहत की सांस लेती है। इस बीच हॉस्पिटल डायरेक्टर एरन ग्लासमैन बोर्ड को मनाने की कोशिश करते हैं कि शॉन को अस्पताल में शामिल किया जाए, लेकिन उनकी कोशिशें ज्यादा असर करती हुई नहीं दिख रही हैं। बोर्ड में बस एक ही मेंबर है, जेसिका, और वो शॉन के अस्पताल में काम करने के पक्ष में है। मीटिंग के दौरान सेक्रेटरी अंदर आती है और बताती है कि शॉन का एयरपोर्ट पर छोटे बच्चे को बचाने का वीडियो ऑनलाइन पोस्ट किया गया है और वो वायरल हो चुका है। उसी वक्त वो बच्चा नंबर 2 ऑपरेटिंग रूम में सर्जरी करवा रहा होता है। डॉक्टर ग्लासमैन और जेसिका फौरन वहां पहुंचते हैं। वो देखते हैं कि शॉन ऑपरेशन को बहुत ध्यान से देख रहा होता है। ऑपरेटिंग रूम का ये सीन शॉन को उस वक्त की याद दिलाता है जब वो और उसका भाई एक पुरानी लावारिस स्कूल बस में खेला करते थे। उसी बस में शॉन के भाई ने उसे एनकरेज करने के लिए एक टॉय स्कैल्पल दिया था, जैसा कि शॉन ने पहले ही अंदाजा लगाया था। डॉक्टर नील को बच्चे के सुपीरियर वेना कावा के पास एक टूटे हुए कांच का टुकड़ा मिलता है
ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर खिड़की से शॉन की ओर देखते हैं और उसकी अद्भुत क्षमताओं को देखकर हैरान रह जाते हैं। ऑपरेशन के बाद एरन डॉक्टर नील को मनाने की कोशिश करते हैं कि वो शॉन को अपनी टीम में शामिल कर ले, लेकिन जैसे ही नील को पता चलता है कि शॉन को ऑटिज्म है, वो मना कर देता है। तब एरन बोर्ड से वादा करते हैं कि अगर शॉन अगले 6 महीने में अपनी काबिलियत साबित नहीं कर पाया तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो एरन खुद भी डायरेक्टर पद से इस्तीफा दे देंगे। एरन की बात सुनकर बोर्ड के मेंबर्स हैरान रह जाते हैं, लेकिन बोर्ड की चेयरमैन शॉन की बात सुनना चाहती है कि वो सर्जन क्यों बनना चाहता है। अपनी लंबी चुप्पी के बाद शॉन हिम्मत जुटाता है और बोलना शुरू करता है। शॉन बताता है कि बचपन में उसे अक्सर स्कूल में परेशान किया जाता था और घर में उसके पिता भी उसे पसंद नहीं करते थे। सिर्फ उसका छोटा भाई था जो हर हाल में उसकी रक्षा करने की कोशिश करता था। फिर शॉन एक घटना बताता है। एक बार उसका पालतू खरगोश मर गया था। उसी समय शॉन को पहली बार डॉक्टर बनने की इच्छा हुई ताकि वो अपने खरगोश को बचा सकता। उसके भाई ने उसे एक टॉय स्कैल्पल दिया और कहा कि तुम कुछ भी कर सकते हो और मुझे तुम पर गर्व है शॉन। तब से शॉन हमेशा स्कैल्पल को अपने साथ रखता है। लेकिन एक दिन जब वो दोनों एक जगह खेल रहे थे तब अचानक उसका भाई गलती से नीचे गिर गया और उसकी मौत हो गई। इस पल में शॉन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहता है, मेरा खरगोश और मेरा भाई दोनों मेरे सामने स्वर्ग चले गए और मैं उन्हें बचा नहीं सका। शॉन की आवाज में दर्द भर आता है। उन्होंने बड़े होकर जिंदगी जीने का मौका खो दिया। उन्हें बड़ा होना था, उनके खुद के बच्चे होने थे और अपने बच्चों को प्यार करना था। फिर शॉन कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मौका मैं दूसरों को दे सकूं। फिर शॉन थोड़ा हंसते हुए कहता है कि हाँ, मैं बहुत सारा पैसा भी कमाना चाहता हूँ ताकि मैं एक बड़ा टीवी खरीद सकूं। ये सुनकर सभी लोग हल्केपन से मुस्कुरा देते हैं। बोर्ड की चेयरमैन अपना हाथ बढ़ाती है और शॉन का हॉस्पिटल में स्वागत करती है। जल्दी ही शॉन की पहली सर्जरी शुरू होती है। वो सर्जिकल गाउन पहनता है और ऑपरेटिंग रूम में एंट्री करता है। डॉक्टर नील उसे ताना मारते हुए कहते हैं, तुम बहुत होशियार हो, लेकिन तुम्हारी यहाँ जगह नहीं है। जब तक तुम मेरी टीम का हिस्सा हो तुम्हें हमेशा सिर्फ सक्शन पकड़ना होगा। शॉन बेझिझक जवाब देता है, आप उन डॉक्टरों से कहीं बेहतर हैं जिन्हें मैंने मेडिकल स्कूल में देखा था। मुझ में आपसे बहुत कुछ सीखने की इच्छा है, लेकिन आप बहुत घमंडी हैं। क्या यही चीज आपको एक अच्छा सर्जन बनाती है? और ये कहानी यही खत्म हो जाती है। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और इस कहानी के बारे में अपनी राय हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मुझसे जल्दी मिलने के लिए इस चैनल के दूसरे वीडियो पर क्लिक कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। बाय बाय दोस्तों।